नमस्कार दोस्तों, ये है आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मनोज। लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक खास कार्यक्रम जिसे आप सुनेंगे मीडियम वेव 444.4 मीटर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बहरहाल दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त मनोज लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। बहरहाल दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, इसी मोटो के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे योजनाएं, कई सारे काम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं और इसी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी लागू होती है। बहरहाल इस टॉपिक से जुड़े डिस्कशन में हमारे साथ आज बने हुए हैं दो गेस्ट और पहला गेस्ट है प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी से, वीसी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डोईमुख से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और दोस्तों, आज के हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर VN शर्मा, अरुणोदय यूनिवर्सिटी नाहरलगन से। सर, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहरहाल दोस्तों, मैं आप सभी को रूबरू कराना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान से। प्रोफेसर साकेत कुशवाहा देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं, सुप्रसिद्ध विद्वान शिक्षाविद है, अभी RGU में कुलपति के पद पर कार्यरत है। इससे पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में सर वाइस चांसलर रह चुके हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं जिनमें 16 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है और इसके अलावा सर ने 17 पुस्तकें भी लिखी हुई है। तो सर, आपके शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्टूडियो में फिर से स्वागत है। बहरहाल दोस्तों, आप सभी को रूबरू कराना चाहूँगा हमारे अगले मेहमान से। डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा जी है, कुलपति अरुणोदय यूनिवर्सिटी नाहरलगन अरुणाचल प्रदेश। जाने माने शिक्षाविद है ये, इन्हें कई फेलोशिप एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, तो सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आज के हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुशवाहा सर आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है और इसका उद्देश्य क्या क्या है? अभी सभी जुड़े हुए अपने सुनने वाले मेहमानों को साकेत कुशवाहा का एक प्यार भरा नमस्कार। मिस्टर शर्मा, आपने जो पूछा कि NEP के बारे में, उसका उद्देश्य, एक्चुअली ये 34 वर्षों बाद ये पॉलिसी आई है तो इसको NEP बोलते हैं। NEP का जो असली नाम है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। हम लोग इसको जल्दी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से इसको हम जानते हैं। ये जैसा मैंने बताया 34 वर्षों के अथक प्रयास के बाद, और ये ऐसी पॉलिसी है जिसको पूरे देश में अगर देखा जाए, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि दुनिया भर में आने वाली पॉलिसी जो अपने विभिन्न देशों में आती हैं, ये सबसे ज़्यादा कंसल्टेड पॉलिसी है। यानी कि इसके ऊपर जो चर्चा हुई है वो देश में सबसे ज़्यादा हुई है। और इसमें मुझे ठीक से याद है कि दिल्ली में तकरीबन 800 वाइस चांसलर के साथ इस पर चर्चा हुई थी। तो ये बहुत चर्चित पॉलिसी रही है और इसको बड़े मेहनत से बनाया गया है। जी सर। अब ये प्रमुख उद्देश्य जो हम पूछते हैं कि इसके 3 प्रमुख उद्देश्य जो हम समझते हैं लोगों को जानना चाहिए। पहला, कि विद्यार्थी को देश के लिए लगाव और प्रेम होना चाहिए, यानी कि जो विषय पढ़ता है इसके अलावा विषय इसलिए पढ़ता है कि वो व्यवसाय या नौकरी ढूंढना चाहता है। ये तो उसका एक एस्पेक्ट हो गया, एक दिशा हो गई। दूसरी दिशा होती है कि उसमें चरित्र निर्माण हो। चरित्र निर्माण के लिए पहली व्यवस्था ये है कि उसको इस देश के लिए, अपने देश के लिए, संविधान के लिए प्रेम हो। तो हम इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट के तहत एक ये भी कंपोनेंट लेकर आते हैं। तीसरा, हमने दुनिया में पैरिटी, जैसे दुनिया भर में शिक्षा चल रही है और हमारे देश में जो शिक्षा चल रही है उनको बराबर करने की कोशिश की है। ये हो गया दूसरा मुख्य मुद्दा। तीसरा मुद्दा ये हो गया कि विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ मोटिवेट किया जा सके। तो इसमें बहुत सारी चर्चाएं बाद में होंगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका मुद्दा यही है कि हम विद्यार्थियों में वो भावना जगाएं। दूसरा मैंने जैसे बताया स्किल डेवलपमेंट बताया, और तीसरा मैंने जैसे बताया कि उसको पैरिटी के लेवल पे लेकर आए। जी सर। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से इस बात को रखी। बहरहाल शर्मा सर, मैं आपके और रुख करना चाहूँगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये कुशवाहा सर ने हमें क्लियरली समझा दिया है, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में अगर आप हमें बता पाएँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस पर अलग अलग अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत समय लगेगा, और मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं अगर मैं लोगों को सुना दूं तो सुनने वालों को ये स्पष्ट हो जाएगा
कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। एक तो जो हम स्कूल से ही शुरू करते हैं कि उनका मिड डे मील के साथ साथ अभी ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। इस पर एक रिसर्च आया था और रिसर्च में दिया गया आया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको अगर ब्रेकफास्ट दिया जाए तो उनके सोचने की और दिमाग की शक्ति और बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिकार का जो विस्तार है 1 से 12वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया, मतलब 18 साल तक का दिया। इसमें 10 लाख अध्यापक भरे जाएंगे। अच्छा। जो कमी थी 10 लाख हमारे अध्यापकों को भरी जाएगी और सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। 12वीं के बाद फिर 4 साल का बीएड, बीए के बाद 2 साल, एमए के बाद 1 साल का बीएड होगा, जो सर विशेष रूप से बताएंगे। इनके यहाँ बीएड चलता है और ये इस पर वर्कशॉप कराएं। बोर्ड का परीक्षा का भय कम कर दिया जाएगा, ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। टीचर्स के लिए जो साक्षात्कार है वो आवश्यक होगा। प्रमोशन में विभागीय परीक्षा होगी। गांव में तैनात जो टीचर्स थे उसको विशेष भत्ता दिया जाएगा। शिक्षण को तबादला के अलग किया जाएगा, उसमें तबादला ट्रांसफर बहुत कम होगा। अच्छा जी। शिक्षकों के लिए विद्यालय के नज़दीक ही आवास बनाया जाएगा। पूरे देश का जो पाठ्यक्रम है वो एक होगा, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, राजस्थान, चाहे पहले अलग अलग होता था, अलग अलग बोर्ड होता है। ये बहुत प्रमुख विशेषता है ये। और यहाँ भी अगर बच्चे आते हैं तो जो केरल के बच्चे हैं उनको एक ही होगा और एनसीईआरटी जो होगी इसके लिए जिम्मेदार होगी। अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा बार बार। व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। शिक्षक का अनुपात जो 25:1 और 30:1 होगा, मतलब 25 बच्चों पर एक टीचर, 30 बच्चों पर एक, इस तरह का अनुपात रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा का कोर्स, कोई न कोई विदेशी भाषा पढ़ाया जाएगा और वह जो कोई भी भाषा हो सकती है, वो फ्रेंच भी हो सकती है, जापानी भी हो सकती है, चाइनीज को छोड़कर बाकी दूसरा हो सकता है जी। निजी स्कूलों को पर भी पहले से ज़्यादा नियंत्रण रखा जाएगा। निजी स्कूल जो पब्लिक शब्द का इस्तेमाल करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अध्यापक के लिए टीईटी जो निजी स्कूलों के लिए भी बहुत जरूरी होगा जी। उनको बिना उसके टीचर नहीं रख सकते हैं। हाँ जी। शिक्षा मित्र, पैरा टीचर, गेस्ट टीचर की नियुक्ति नहीं होगी और गैर शैक्षणिक कार्यों से उनको मुक्ति मिलेगी। जैसे अदर देन द इलेक्शन किसी भी टीचर को दूसरा कोई ड्यूटी नहीं दिया जा सकता। उनकी प्रमुख ड्यूटी होगी पढ़ाना। स्कूल के प्रबंधन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना होगी। शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर की तरह हासिल करने का लक्ष्य रखा जाएगा। जो हमारा लक्ष्य है वो मेन टारगेट है और जो हमारे बच्चे जो ड्रॉप आउट होते थे उनको चेक करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा जी। सर ओवरऑल आम भाषा में समझे तो एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी लाएंगे, अभी क्वालिटी लाएंगे जी। तो सर आपसे बातें करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बहरहाल आपने बात की है ट्रांसफ़र की, तो इससे मैं भी काफ़ी लिंक कर सकता हूँ क्योंकि सेशन के दौरान अगर टीचर्स चेंज होते हैं तो स्टूडेंट अक्सर भटक जाया करते हैं क्योंकि सबका प्रोसेस अलग होता है। आप एक टीचर से जुड़ते हैं, उनके प्रोसेस से जुड़ने के बाद अगर फटाक से ट्रांसफ़र हो जाता है उनका तो एक स्टूडेंट में भी प्रॉब्लम आती है समझने में। बहरहाल शुक्रिया सर, शर्मा सर, आपने जब बातें बताई, विशेषताएं बताई, इसमें आपने जिक्र किया बीएड का, तो कुशवाहा सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा क्योंकि सर ने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी में बीएड की पढ़ाई भी कराई जाती है। बहरहाल सर अभी बीएड की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या बदलाव आया है, और सर इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ समय पहले खबरें ये आई थी कि 12th के बाद आपको 4 साल का कोर्स करना होगा जिसमें बैचलर की 3 साल की डिग्री होगी और 1 साल का बीएड डिग्री होगा जिन्हें प्रोफेशनली टीचिंग जॉब में जाना है। तो सर इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले तो मैं जल्दी से ये बता दूं कि जो हम लोगों ने तकरीबन 40 वेबिनार, वर्कशॉप एंड सेमिनार कराए हैं NEP 2020 को लेके आरजीयू और साथ में अपने अन्य विशेषज्ञों के साथ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशन विभाग ने भी ऐसे जो NEP में जो लोग बनाने में शामिल रहे हैं जैसे प्रोफेसर कट्टीमनी जी, और भी करीब 4 विद्वानों के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम कई बार किए हैं और हमने जैसा बताया यूनिवर्सिटी में 40 बार कराया। अभी मैंने
हम लोगों ने आरजीयू में सभी स्टेक होल्डर्स यानी कि सभी प्रिंसिपल्स लोगों के साथ और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय लोगों के साथ एक कार्यक्रम कराया जिसमें सभी लोगों को बुलाया और एनईपी के बारे में विस्तार से चर्चा की। एक डर सभी के मन में ये बना हुआ है कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है और एनईपी की वजह से हमें ज़्यादा रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है। जहाँ पे हम लोगों ने ये तय किया, जिसमें हमारे इस लास्ट कार्यक्रम में ऑनरेबल शिक्षा मंत्री इंजीनियर ताबा साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, उनके प्रेजेंस में ये बात हम लोगों ने बताई लोगों को कि आपको सारी कंपोनेंट्स एक साथ शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको एक गाइडेड मैनर में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इससे सभी एक सहमति के साथ माहौल तय हुआ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आपने पूछा, अभी बीएड में मैं आता हूँ, सेमेस्टर सिस्टम की बात हो रही थी, वहाँ भी थोड़ी क्लैरिटी लानी जरूरी है। सेमेस्टर सिस्टम, आप हमारे यहाँ वार्षिक कार्यक्रम चलता था इम्तिहान का। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि 6 महीने में हम इम्तिहान लेंगे बच्चों को साल भर किसी विषय को पढ़ाकर इम्तिहान लेने में उसके ऊपर दबाव बनता है और वो ज़्यादातर चीज़ें ऐसे के रूप में, लेख के रूप में समझता है। हम लोगों का ये मानना है कि अगर बच्चे की मेमोरी टेस्ट करना नहीं है, बच्चे का एप्लीकेशन देखना है कि वो किसी ज्ञान को अप्लाई कैसे करता है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो इसके बारे में सेमेस्टर सिस्टम के बारे में लोगों को बताया है, उसमें ये है, ये सेमेस्टर सिस्टम हायर एजुकेशन में लागू है, कई जगह लागू नहीं भी है। वहाँ पे विद्यार्थियों को हम जो भी विषय पढ़ाएंगे सेमेस्टर में, वैसे तो हम 6 महीने बोलते हैं, लेकिन यूजीसी के नियम के हिसाब से 100 दिन का एक सेमेस्टर हम मानते हैं। 100 दिन को बच्चों को कंटेक्ट में हम रखते हैं और फिर दूसरे सेमेस्टर में 100 दिन, यानी कि 365 दिन में से 200 दिन में ही हम उसको 2 सेमेस्टर के इम्तिहान दे सकते हैं। हम जितना पढ़ाएंगे उसका इम्तिहान ले लिया करेंगे और उसका इम्तिहान लेने का भी तरीका तय होगा। जो उसका कंटिन्यूअस असेसमेंट हम लेंगे, जो हम पढ़ाएंगे असेसमेंट लेंगे, नियमता होना ये चाहिए कि अभी हमने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए, आपका इम्तिहान लिया, अब वो टॉपिक हम फिर से आपको फाइनल एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको हम जो नया टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें इम्तिहान लेंगे। इससे होता क्या है कि बच्चे को वो जो मेमोरी करने की जो आदत हो जाती है या वो जो दबाव होता है मानसिक, वो सोचने के लिए फिर वो तत्पर नहीं रहता, उससे वो छुटकारा पा जाएगा। तो सेमेस्टर सिस्टम का ये फायदा है। इसमें अध्यापक ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अध्यापक मन से काम करें, और अभी सेमेस्टर सिस्टम में हमें 4 विषय करवाने हैं, हमने ये जो एनईपी है उसमें ये भी प्रोविजन है कि बच्चा अपने सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट करेगा। अगर हमारे पास अध्यापक नहीं है तो हम उन सब्जेक्ट की लिस्ट बना देंगे जिसके अध्यापक हमारे पास हैं और बच्चे से को समझाएंगे कि अभी आप इसको ऑफर कर लो, जब और अध्यापक आएंगे तो नए बस से हम नई चीज चला लेंगे। तो ये करने का मन, मेरा ये मानना है कि अगर किसी विषय को, किसी चीज को करने के आपका मन बनता है तो आप उसको ठीक से कर पाते हैं। और अगर आप उस चीज को करने से पहले हतोत्साहित हो जाते हैं या ना करने का मन बना लेते हैं तो ना ही वो आप कर पाते हैं, ना ही उसके रिजल्ट मिल पाते हैं। इसलिए देश की ये पॉलिसी है, हमको ये करना चाहिए, यह हमारे विद्यार्थियों को फायदा देगी, अरुणाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को फायदा देगी, इसलिए इसको करना चाहिए। अब हम बीएड पे आते हैं। बीएड का अब प्रोग्राम कई तरीके से अब आए हैं। अब वो 4 वर्ष के प्रोग्राम, पहले ये हम जो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का प्रोग्राम चलाते थे, उसके बाद 2 साल का प्रोग्राम चलने लगा। अब बीएड का प्रोग्राम एक साथ 4 साल का चल रहा है। तो अब ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है, ये सिर्फ बीएड में ही नहीं हो रहा है, बाकी विषयों में भी हम लेवल वाइज काम कर रहे हैं। यानी कि बच्चा इंटरमीडिएट के बाद एक डिग्री जो करता था 3 साल की, और उसमें हम ऑनर्स देते थे, वो 3 साल की डिग्री में मल्टीपल एंट्री एग्जिट भी करेंगे। आपने बच्चा 2 सेमेस्टर पढ़ाई किया यूजी लेवल पे और किसी कारण से वो आगे नहीं पढ़ पा रहा, तो वो हमारे यहाँ से एक डिप्लोमा लेके चला जाएगा, एक सर्टिफिकेट लेके चला जाएगा, और वो सर्टिफिकेट उसके काम आएगी। और वो 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका भी टाइम तय होगा, उसके बाद वो लौटना चाहेगा तो वहाँ से फिर पढ़ाई शुरू कर सकता है, और वो 2 साल और पढ़ लेगा तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। फिर अगर वो 2 साल का प्रोग्राम करके निकलता है 3 साल के कार्यकाल के बीच में, तो उसको हम एक डिप्लोमा देंगे, और 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लेता है, पढ़ाई कर लेता है 6 सेमेस्टर में, तो उसको हम एक डिग्री देंगे। लेकिन ये ऑनर्स की डिग्री नहीं कही जाएगी। लोगों के मन में एक शंका है कि साहब जो पहले ऑनर्स कर चुके हैं उनका क्या होगा। ये देश के नियम है कि पहले जो कर चुके हैं वो वैलिड है, और अब जो करेंगे वो इस सिस्टम में आएंगे। तो इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि माहौल बदल गया, सेमेस्टर सिस्टम आ गया तो हमारा क्या होगा। आपकी पहले 2 साल की डिग्री थी वो भी वैलिड रहेगी, आपकी 3 साल की डिग्री है वो भी वैलिड रहेगी।
फिर अगर आप चौथा साल करते हैं वो आपको ऑनर्स देगा और रिसर्च की डिग्री देगा, जिससे आप चाहे तो 1 साल में मास्टर्स की डिग्री। देखिए इसमें नुकसान किसी का नहीं हुआ। पहले क्या था 3+2 था, अब हम 4+1 बोल रहे हैं, तो इसमें साल का किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। इसलिए सबको इस पॉलिसी पे भरोसा होना चाहिए। और बीएड का भी इसी तरीके से हम लोगों ने नियमता बना दिया है और वो इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेके अपने नियम से, जैसे हम यूजी डिग्री करते थे वैसे वो बीएड की डिग्री करेगा। और इसमें स्किल बेस्ड कोर्सेस को बढ़ावा दिया गया है, जिससे बच्चे को किसी भी विद्यार्थी के मन में 2 भाव चलते हैं। एक तो उसके भाव में नौकरी पाने का जो विचार आता है, उसके एक भाव होता है नौकरी पाने का। दूसरा भाव होता है कि उसके मन में एक ऐसी उत्साह भी होती है कि क्या हम कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो इन एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों ने वो एक प्रोविजन दिया कि बच्चे के उस मन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये हमारी एनईपी की करने के लिए हम लोगों ने सोचा है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। आपने कई सारे आप स्टेप्स भी ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा जान के। बहरहाल शर्मा सर, मैं आपकी ओर रुख करूंगा फिर से। GER क्या होता है और राज्य में यानी हमारे अरुणाचल प्रदेश में इसे किस तरह से लागू किया जाता है, इस पर आप अपनी टिप्पणी। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, इसलिए कि लोगों को समझ में आना चाहिए। बार बार GER हमारा बढ़ा करके 50% होना है, लेकिन है क्या ये GER? ये तो लोगों को बार बार सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। GER को हम बोलते हैं ग्रास इनरोलमेंट रेशियो। इसी से किसी भी देश के शिक्षण व्यवस्था को, जो शैक्षिक व्यवस्था है, उसको मापा जाता है, उसे देखा जाता है। एक नज़र मैं थोड़ा डालता हूँ कि हमारे देश में क्या सिचुएशन है पूरे हायर एजुकेशन का। अभी देखिए 1000 हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं, उच्च शिक्षण संस्थान जो है कॉलेजेस वगैरह लेकर मिला के 51,649 हैं, और शिक्षक जो हैं 14,16,000 हो गए। 14,16,000 जो पहले 13,068 थे, अभी उसको 14,16,000 तक बढ़ा लिया गया है। अब आगे और बढ़ेंगे। प्रवेश लेने वाले जो 3,66,00,000 थे, अभी 3,74,00,000 हमारे बच्चे हैं। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं। और ये अनुसूचित जाति जो बच्चे हैं, ये 20.8 था, अभी 23% हो गया। अनुसूचित जनजाति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 15.9 था, अभी 17.2 हो गया है। यह मैं बता दूं कि पूरी दुनिया का जो स्थिति है, यूएस में 88.6% GER है, जर्मनी का 66.9 है, फ्रांस का 62.9 है, यूके का 57.7 है, चाइना का 43.6 है, इंडिया का 26.3 है, और साउथ अफ्रीका का 20.7 है, और पाकिस्तान का 9.4 है। तो ये स्थिति पूरे देश में हमारे GER का है, दुनिया को लेकर के है। GER जो हम काउंट करते हैं वो एज ग्रुप 18 से 23 साल के बच्चों को ही गिनते हैं, कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में GER जो काउंट होता है वो 18 से 23 साल के बच्चों को ही गिना जाता है। तो इस तरह 18 वर्ष मतलब कॉलेज में जो बच्चे आते हैं उनकी ही गिनती होती है। एक और बात इसमें ध्यान देना है कि अरुणाचल में जैसे पढ़ने वाले बच्चे, यहीं के ट्राइबल बच्चों की गिनती होगी। नॉन ट्राइबल जो बच्चे आते हैं वो गिनती में नहीं आते हैं। तो यह हमारा जो GER है, अरुणाचल प्रदेश का जो GER है, इंडिया में 26.3 है इंडिया का, और हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश का 29.7 है, और एसटी में 32.3 है, जबकि पूरी दुनिया देश का क्या है 17% है। तो हमारे प्रदेश में एसटी का जो GER है 29.7 है, 26 माना जाता है लेकिन एक्चुअल 29.7 है, और मेल का 32.2 और फीमेल का 33% है, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया। किसी भी प्रदेश में जो ट्राइबल का जो GER है हमारे प्रदेश का सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, और इसको लाना कहाँ है, 50% पर ले जाना है। हमारा टारगेट है जो 2-4 साल में, अगले वर्ष में हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, तो उसमें हमको 50% पर ले जाने की बात है। जी सर, ये तो 50% तक तो हम मेहनत करते करते पहुंच ही जाएंगे, लेकिन 29.7 भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुकाम है अब तक। जी
तो कुशवाहा सर, मैं आपके पास लौट आता हूँ इस वक्त। आपने जब बीएड के बारे में हमें बताया था, आपने कहा था कि कई सारे प्रिंसिपल्स के साथ आपकी डिस्कशन होती है, मीटिंग होती है। तो इससे रिलेटेड सर, कुछ ही समय पहले राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में इस एनईपी की टॉपिक पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके उद्देश्य और उपलब्धियों के बारे में थोड़ा डिटेल में हमें जानकारी। मैंने जैसे बताया कि इसका उद्देश्य, उस वक्त उद्देश्य एनईपी के अलावा CUET भी था जी। आपने सुना होगा कि ये एनईपी में भी रिफॉर्म बहुत सारे आए हैं। हाँ जी। उसमें एक रिफॉर्म ये है कि जैसा आपके ऑनरेबल VC साहब ने बताया अभी कि 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 40,000 कॉलेज के आसपास हैं, कुल मिला के 45,000 की नंबर आंकड़े पहुंचता है ये। तो अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहे, आप सरल भाषा में, अगर अरुणाचल प्रदेश का एक बच्चा एडमिशन दिल्ली में लेना चाहे तो दिल्ली में इतने सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो हर जगह का फॉर्म भरेगा। और अगर कहीं कहीं इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो वो 1-2 जगह इंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएगा, बहुत जगह नहीं दे पाएगा। और इम्तिहान देने के लिए कहीं कहीं उसको दिल्ली भी जाना पड़ेगा जी। तो देश ये चाहता था कि बच्चों के पैसे ना खर्च हों, कि पेरेंट्स के पैसे ना खर्च हों और कम ऊर्जा में ज़्यादा उसको सहूलियत मिले। तो इसलिए CUET का निर्माण किया गया। और हमारे सूबे के जो हमारे शिक्षा मंत्री महोदय थे, वो हमारे चीफ गेस्ट भी थे। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल लोगों को ये कहने के लिए बुलाया था कि एनईपी के बारे में बताया था और ये CUET करवाना आवश्यक है, वो कैसे करेंगे जी। तो इसमें वो सहमति बन गई थी। बाद में दिल्ली सरकार ने ये भी सोचा कि शायद लोगों को कोई तकलीफ ना हो, तो इस साल के लिए एग्जेम्पशन दे दिया, अगले साल से लागू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि RGU कैंपस में 500 के आसपास UG की सीट्स हैं और कल मैंने डेटा चेक किया था, 2,40,000 एप्लीकेशंस आए हैं सिर्फ 500 कुछ सीट के लिए। तो ये रेशियो है। इसी तरीके से हमारे बच्चों को एक बार फॉर्म भरने से पूरे देश भर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिल जाता है। लोगों को ये लगता है कि आप देखिए कि एक मजेदार आंकड़ा आपको बता दूं, हमारे करीब इंटरमीडिएट इस साल जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं वो 14,000 के आसपास अपीयर हो रहे हैं। उसमें अगर अरुणाचल प्रदेश के बच्चों का रेशियो देखें तो वो तकरीबन 10,000 11,000 पड़ेगा। पिछले वर्षों के हिसाब से अगर मैं ये देखूं तो जो हमारा पास परसेंटेज है वो तकरीबन 50% का होता है। यानी 14,000 में से जो बच्चे पास होंगे उनकी संख्या 7,000 ही होगी। अब एडमिशन हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास एडमिशन्स जो होते हैं, जो हम लेंगे अपने अरुणाचल प्रदेश में, हमारे RGU के कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ और सभी अन्य विश्वविद्यालय जो हमारे हैं प्राइवेट जी, उनकी भी बात कर रहा हूँ, कुल मिला के 15,500 एडमिशन होने हैं। हमारे पास जो संख्या इस साल के विद्यार्थियों की बनती है वो 7,000 की बनती है। और ये मान लिया जाए कि 7,000 बच्चों में से 5,000 बच्चे एडमिशन लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हर साल बच्चे 2,000-3,000 बच्चे बाहर भी एडमिशन लेने जाते हैं। वो बेंगलोर से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज में सब जगह। तो आंकड़ा बनता है 5,000 का। और ये मान लिया जाए कि पुराने जो विद्यार्थी थे जिनको वो एडमिशन नहीं मिला, वो अरुणाचल में है, अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका आंकड़ा 3,000 का बनेगा। अब आपके पास कुल आंकड़ा बनता है करीब 7,000 का। मोटा मोटी 7,000 बच्चे हमारे अरुणाचल प्रदेश के वो एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड होंगे। वैकेंसी है 15,500, तो आपको हर बच्चे के लिए एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं थी। सरकार ने ये भी कहा था कि रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी 60-40 हो, 80-20 हो, उसमें उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। आपकी जो रीजनल रिक्वायरमेंट है कॉलेज का कैचमेंट एरिया, उसमें भी छेड़छाड़ नहीं थी। तो ये एक अच्छा स्वरूप था जो हम लोग एक साल के लिए मिस कर गए, लेकिन इसको हम कर पाएंगे। तो इसके उपलब्धि ये थी कि सारे प्रिंसिपल लोग अपना अपना डेटा ठीक करके पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए थे। ये हमारी बड़ी उपलब्धि थी। इसके लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ट्वीट भी किया था। ये राज्य, मुझे अगर किसी दूसरे को कहना हो तो मुझे नहीं मालूम क्या सोचेगा, मुझे तो कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे शिक्षा मंत्री और ऑनरेबल CM, हमारे मुख्यमंत्री और ऑनरेबल डिप्टी CM, इन लोगों ने ये तय कर दिया था कि कोई भी एक बच्चा ये न कह सके बाद में कि मुझे तो मालूम नहीं था। इसलिए DC की मदद से और कॉलेज प्रिंसिपल की मदद से ये तय किया गया कि सभी बच्चे अंडरटेकिंग देंगे। इतना बड़ा काम कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए जो प्रोफेसर शर्मा सर ने बताया कि GER अच्छा है, हमारे यहाँ की बच्चियों का GER हाईएस्ट है कंट्री में और लड़कों की तुलना में भी अधिक है। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि हमारे देश के मुखिया इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमारे 100% बच्चों को, ST/SC बच्चों को, ST बच्चों को फेलोशिप मिलती है, तो उनको GR क्यों नहीं बढ़ रहा? GR अच्छा है, मतलब पूरे देश में अच्छा है, ये मैं मानता हूँ,
लेकिन आप सोचिए कि जीआर का जो सरल भाषा में कहने की बात है कि यानी कि 100 बच्चे जो इस काबिल हैं, जिस इस एज ग्रुप में हैं, जिनको एडमिशन मिलना चाहिए, जिनके पास क्वालिफिकेशन है डिग्री पाने, उन 100 बच्चों में से सिर्फ 32 लड़कियों को, अगर 100 लड़कियों की बात करें तो 32 लड़कियों को, और लड़कों की बात करें तो 30 लड़कों को, तो और फेलोशिप भी हम दे रहे हैं, तो फिर ये एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं या आ क्यों नहीं रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पब्लिक को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक जनरल इकोनॉमी होती है, माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चा 17-18 साल का हो जाएगा तो वो शायद हमारे काम में हाथ बटाएंगे। आपने सवाल उपलब्धियों का पूछा, तो मुझे लगता है कि आरजीयू की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि हम एक रूपता और एक माहौल बनाने में राज्य में काम कायम हो गए। ये हमसे हमारी सबसे बड़ी उपलब्धता कही जाएगी। अब आगे आने वाले समय में हम क्या क्या कर पाएंगे? उद्देश्य तो ये मुख्य था कि हम सीयूटी के लिए बात करें और एनईपी के लिए बात करें। तो उस उद्देश्य में हम, मुझे लगता है कि 100% कामयाब हो गए ये, क्योंकि जब हमारे सारे कॉलेज ने पार्टिसिपेट कर लिया। आपको मैं एक मजेदार बात बता दूं जो गर्व का विषय है, हमारे राज्य के 100% एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने जो हमारा डेटा पोर्टल है, उस डेटा पोर्टल को पूरी तरीके से भर दिया। हम लोगों ने ये इसलिए किया कि हमारा राज्य ज़्यादा चिंतित है। हम वैसे भी गरीब तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिसोर्सेज यहाँ बड़े स्कैटर्ड हैं। एरिया ज़्यादा है, 83,000 स्क्वायर किलोमीटर में 14 लाख लोग रहते हैं। तो दूरियाँ, जो मानसिक दूरी है, सड़क से तो हम 6 घंटे चल लेते हैं, लेकिन जो हमारी सूचना ही नहीं मिल पाती है, तो जो मानसिक दूरी हो जाती है, जो मेंटल डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको हमको कम करना है, हमें जोड़ना है पूरे राज्य को। इसके लिए राज्य तत्पर है और अग्रसर हो रहा है। ये एक बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। हाँ जी सर, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग, और आप लोगों ने जितनी उपलब्धियाँ हासिल की है वो गिनाए नहीं गिन पा रहे क्योंकि समय बहुत कम है। बहरहाल सर, चलते चलते मैं शर्मा सर आपके पास आना चाहूँगा। जो एनईपी है उसको लेकर इसकी अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में कही तो क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, मैं तो एक तो गिना देना चाहूँगा कि यहाँ टोटल यूनिवर्सिटी 13 है। अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट है वो 3 है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर और बाकी जो है अलग है। गवर्नमेंट कॉलेजेज यहाँ 18 हैं, प्राइवेट कॉलेजेज 8 हैं, और जो बीएड कॉलेज है यहाँ 9 हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 7 है और एक प्राइवेट है। टोटल 61 हैं जो हायर इंस्टीट्यूशन अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें कि अभी 45,000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं चलते चलते एकदम बिल्कुल ये बता दूं कि लोग कहते हैं कि नहीं अभी ज़्यादा समय तक हमको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, पहले 10+2 पहले भी था, 12 वर्ष सरकार चलाती थी, अभी उसको बढ़ा दिया 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक भारत के सरकार की नज़र में बच्चे पढ़ेंगे। और फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, इसमें मिला करके पहले भी 15 साल तक पढ़ाई होती थी, अभी भी होगी। पहले 6 साल में पहले स्कूल में नाम लिखाते थे, अभी 5 साल में उन बच्चों को प्ले स्कूल में दे देगा। फाउंडेशन स्टेज उसको बोलेंगे 5 साल तक, और 3 साल तक वो खेलेगा बच्चा, उसमें जाएगा, इसीलिए उसको खाना, खेलना, कूदना, उसके लिए स्पेशल इस तरह के टीचर्स लाए जाएंगे। एमफिल नहीं होगा, पीएचडी 4 साल का होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमएससी, एमकॉम और ये जो बीएड के लिए है उसमें 1 साल का होगा, जो एमए, बीएससी, एमए कर लेके जाएंगे। इस तरह से ग्रेजुएशन में हमको सब्जेक्ट पहले चुनने की सुविधा नहीं थी, अभी चुनने की सुविधा है। सर, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए साकेत कुशवाहा सर जी आपके पास आऊँगा, बस हमारे लिसनर के लिए आप 2 शब्द कहें। विद्यार्थियों को पहले तो एक तो ये मन बनाना पड़ेगा कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो थोड़ा सजगता के साथ, यानी कि अलर्ट होके करें। और देखिए, जितनी ज़्यादा हम कोर्सेज करने की, हम मिनिमम में रहने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत एक जगह मैंने कहा था कि अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं तो आपको कॉल लेटर मिल सकता है, लेकिन अगर आप ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। तो हम मिनिमम करने की जो धारणा है उससे बाहर निकल लें। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें सब्जेक्ट विषय चुनने की जो बात हम लोगों ने करी है, तो इसमें क्रेडिट आवर्स की बात करी है। एक डिग्री जो है अमूमन 120 क्रेडिट आवर्स, यानी कि 3 सालों में 120 क्रेडिट आवर्स करेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि वो 140 या 160 क्रेडिट आवर करे, जिससे जब वो अपनी मार्कशीट किसी को दिखाएगा तो लोगों के मन में ये भाव आएगा कि ये विद्यार्थी, अगर हम इसको नौकरी देते हैं या इसको व्यवसाय में जोड़ते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, ना कि ये कम से कम कोशिश करेगा।
इसलिए विद्यार्थियों को एक तो सजग रहने की मैं सलाह देता हूँ। दूसरा, चीज़ों को कैसे असिमिलेट करें। विद्यार्थी इंफॉर्मेशन तो ले लेता है, लेकिन उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करना है इसकी वो तुलना या उसकी गणना नहीं कर पाता है। इसके लिए उसका क्लास में आना जरूरी है। एब्सेंट होके ये सब चीज़ें सीखी नहीं जा सकती हैं। इन भावनाओं के साथ मैं सभी विद्यार्थियों को सहयोग की अपील करता हूँ और अपना पूरा जो ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा देने की भी कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो इसी के साथ सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने इतना कीमती समय हमसे शेयर किया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़ी कई सारी जानकारी हमारे श्रोताओं से शेयर की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल दोस्तों, कार्यक्रम के निर्माता अतीतांग जंग और आपके रेडियो दोस्त मनोज को अब दीजिए इजाज़त। चलते चलते यही कहूँगा, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, कोविड से नहीं, लाइफ में पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।